अब इस सत्र की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ लोगों का परिचय और करवा दूं, जो कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सभी बैठ जाइए। सर्वे फॉर्म भर दिया सभी ने? ठीक है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रकाश पोहरे जी का। हमारे बीच में हैं। कोरोना की लड़ाई में बहुत ज़्यादा, जिस तरह से एक युवा लड़ता है, उससे भी ज़्यादा जोश के साथ इन्होंने वो लड़ाई लड़ी। जहाँ भी आवश्यकता पड़ती थी वहाँ ये पहुँचे। और स्वागत कीजिए तालियों के साथ। सर्वे फॉर्म अगर आपने भर दिया हो तो आगे की कार्रवाई शुरू करें। बार बार अभी आप अपने पास रख लीजिए, बार बार आगे आने के लिए। दूसरे जो एक व्यक्ति हमारे बीच में है, आप सब उनको जानते होंगे। काफ़ी अच्छा एक चैनल चलाते हैं, क्यू5 टीवी। मैं स्वागत करता हूं आशुतोष पाठक जी का। जोरदार तालियों से स्वागत। लगता खाना सभी को नहीं मिला है। और तेज। देखो, युवा शिविर हो रहा है तो दम तो आवाज में भी होना चाहिए, आपकी तालियों में भी होना चाहिए। इनकलाब! भारत माता की वंदे! लगता है ठीक खाना मिल गया सभी को। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो एक वो ला रहे, हमें भी कुछ ना कुछ तो नया ही बनाना पड़ेगा। वो हमारा होगा और वो हमारे भारतीय मूल्य, भारतीय सिद्धांत पर होना चाहिए। क्योंकि भारतीय मूल्य क्या थे, भारतीय सिद्धांत क्या थे, आज हमें किस व्यवस्था में फंसा दिया गया है। पैदा होने के साथ एक बच्चा 2.5 साल का मुश्किल से होता है। माँ बाप कहते हैं कि इसको अभी से पढ़ाई में डाल दो, नहीं तो पिछड़ जाएगा। उसका बचपन बर्बाद कर देते 2.5 साल की उम्र से। और 2.5 साल से पहले ऐसा नहीं कि बच्चा खूब खेल रहा है, माता पिता कहीं और काम करते हैं और बच्चा अपने घर में किसी और के साथ रहता है। वो माँ बाप का प्यार भी नहीं देख पाता है। 2.5 साल तक उसका वैसे ही बर्बाद है जीवन। उसके बाद उसको स्कूल में डाल देते हैं, क्योंकि माँ बाप के पास समय नहीं होता है और उसको एक रेस में डालना होता है। जब थोड़ा सा और बड़ा होता है, वो इस रेस में डलता है कि अब कंपटीशन की तैयारी करनी है। उस रेस में वो जाके कंपटीशन में लग जाता है। उसके बाद वो नौकरी करने लगता है। देखते देखते उसको पता ही नहीं लगता कब बूढ़ा हो गया और कब उसका मरने का समय आ गया है। तो उसने जीवन में जो हमारे भारतीय, आप ऋषि समझिए उनको, भारतीय महापुरुष समझिए, उन्होंने जो एक भारत क्या है और क्यों हमें एक सहजता की जिंदगी चाहिए, ताकि हम स्वयं को जान सके, ताकि हम एक आध्यात्मिक जीवन जी सके। तो वो रेस जो इन्होंने हमारे अंदर पैदा कर दी है, तो ये जो इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसका मूल सिद्धांत है हर व्यक्ति को एक गुलामी में ढाल देना, ताकि व्यक्ति सिर्फ उनकी सेवा कर सके। और हमारा जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहो या भारतीय ऑर्डर कहो, जिसको कहो मानवतावादी, जो हमारा लोगों में आप देख सकते हैं, हमें बनाना है कैसा भारत बनाना है, एक मानवतावादी पूरा विश्व बनाना है। उसकी शुरुआत भारत से होनी है। तो जो वो मानवतावादी विश्व बनेगा, उसका मतलब यही है कि सभी के लिए सब कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन सभी के लिए प्यार हो, सभी के लिए न्यूनतम जो आवश्यकताएं होती है सम्मान के साथ जीने की, वो सभी के लिए व्यवस्थाएं हों। और किसी के पास इतना ना हो कि वो समाज से अलग लगे, समाज को नियंत्रित करने लगे, और किसी के पास इतना कम ना हो कि वो ये सोचे कि अब मेरा क्या होगा, उस चिंतन में उसी में चला जाए। मनुष्य के पास इतना जरूर होना चाहिए कि उसका चिंतन
आध्यात्मिक हो जाना चाहिए, वो ईश्वर की, वो अपना जीवन क्या है, क्यों है, इसके बारे में सोचे। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा पवन गुप्ता जी को, जिनका पूरा जीवन इसी अध्ययन में गया है कि हमारा भारत क्या है और किस तरह से हमें भारतीय मूल्यों पर एक नया विश्व बनाना है। तो वो आके हमें बताएंगे। जब भी मैं उनको सुनता हूँ, सुनता ही रहता हूँ, मुझे लग रहा है कि आप भी सुनेंगे तो कम से कम 1-1.5 घंटा तो आपको लगेगा कि अभी 5 ही मिनट हुई है। तो आके आप रखिए इस बात को और युवाओं को समझाइए कि दिशा क्या होनी चाहिए। पवन गुप्ता जी। नमस्कार। बहुत सारे पुराने साथियों से आज देखा हुआ, अक्षय, भारत जी, रफ़ीक जी, रवि। मैं आजकल इस तरह के या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने में थोड़ा हिचकता हूँ, क्योंकि उसके कई कारण हैं। मेरी बात में शायद ये बात आपको समझ में आए। महाभारत में एक कहानी है। एक ऋषि थे, उनका छोटे मोटे ऋषि थे, बहुत बड़े नहीं थे, गल्व ऋषि। तो गल्व ऋषि को एक बार बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक काम के लिए तुरंत कहीं जाना था, बहुत दूर। उनको समझ में नहीं आया कि कैसे जाऊं इतनी दूर, बहुत ज़रूरी काम है। तो उन्होंने अपने बचपन के साथी गरुड़ की उनको याद आई और गरुड़ को उन्होंने पुकारा तो गरुड़ आ गए और उन्होंने कहा, भाई मेरा एकदम जीवन मरण का सवाल है और बहुत दूर जाना है, तुरंत जाना है, और तुम ही एक हो सकते हो जो मुझे वहाँ ले जाए इतनी जल्दी। तो गरुड़ ने कहा, कोई बात नहीं है, मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुमको ले जाता हूँ। तो ये उनकी पीठ पे बैठ गए और गरुड़ ने उड़ान भरी खूब ऊपर और खूब तेज। तो थोड़ी देर बाद गलव ऋषि की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतनी ऊंची, चारों तरफ अंधकार और इतनी तेज रफ्तार, ये घबरा गए। तो इन्होंने उस गरुड़ से कहा कि भाई कहीं रुको नहीं, तो मेरा तो इधर ही दम निकल जाएगा। तो गरुड़ रुके एक पहाड़ की चोटी पे। गलव उनकी पीठ से नीचे उतरे। थोड़ी देर में उनके सांस में सांस आई वापस। तो उन्होंने गरुड़ से कहा, चलो अब वापस चलते हैं। तो गरुड़ ने कहा, वापस? उधर तो अभी पहुंचे नहीं, आधा ही रास्ते आए हैं। तो बोले, नहीं नहीं, अब चलो, मेरे को अब समझ में आ गया उधर जाना ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा, कैसे समझ में, इतनी दूर क्यों लाए मुझे? तो बोले, देखो, अगर मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं लाता तो अभी बैठा यही सोच रहा होता कि वहाँ मुझे जाना चाहिए और इतना ज़रूरी काम है और मैं नहीं जा सका। इतनी दूर आया तभी मुझे ये अकल आई कि उधर जाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, वापस चलते हैं। तो ये कहानी हम सबकी होनी चाहिए। ये जिस आधुनिकता में हम फंसे हैं, और मैं हम सब की बात कर रहा हूँ, मैं जिन लोगों ने कोरोना आया या नहीं आया उसका इजाद किया या उसका भ्रम फैलाया, उनसे ले कर के और हम सब, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ये सबकी बात में थोड़ा सा भेद कर देता हूँ। हम सब तथाकथित पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ। जो कोई अपने को पढ़ा लिखा मानने लगा है, चाहे वो 10वीं पास हो या वो पीएचडी हो, हम सब की हालत ये है कि हमें दिखाई देना बंद हो गया है। मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ और ये एक कारण है कि मेरी ज़ुबान इतनी कड़वी हो गई है कि मैं सार्वजनिक जगह जाना मैंने कम कर दिया है, क्योंकि मेरी बात का अर्थ बहुधा गलत लगा लिया जाता है।
परंतु क्योंकि यहाँ पे आना दो मित्रों के आग्रह के कारण और उनको मैं बहुत सम्मान देता हूँ, उनका इतना आग्रह था इसलिए मैं आया। मैं कोशिश करूँगा कि ये छोटे से 1 घंटा या जो भी समय है उसमें कुछ बातें आप तक पहुँचा पाऊँ। महात्मा गांधी की एक छोटी सी किताब है, हिंद स्वराज। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने पढ़ी है और जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने कितना समझा है। उसमें जो मुख्य बात है, जो मुझे मुख्य लगी, वो है पश्चिमी आधुनिकता की। उन्होंने उसको खोल करके सामने रखने की चेष्टा की, उसका प्रयास किया कि हमको ये पश्चिमी आधुनिकता का छद्म, इसके भ्रम से हम मुक्त हों, इसके मोह से हम मुक्त हों, इसका उन्होंने प्रयास किया। उनके अनुयायियों को जब मैं देखता हूं, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी जो लोग उनका नाम लेते रहे, मैं बहुत छोटा आदमी हूं उस सेंस में, मुझे नहीं दिखाई देता कि उनकी उस बात को किसी ने भी पूरी तरह से समझा। पर अब खास करके ये कोरोना महामारी, तथाकथित महामारी के बाद हमको समझ में आना ही चाहिए। एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं आपको। अभी बहुत बात हुई उस पर सुबह से और बहुत अच्छी बातें हुई, पर मैं अभी देख रहा था कुछ दिन पहले, क्योंकि मेरा 2020 से ये मानना था, मैंने एक छोटा वीडियो भी बनाया इस पे, कि ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है पूरी दुनिया के स्तर पर। और वो एक्सपेरिमेंट फार्मास्यूटिकल नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट है मीडिया का। वो एक्सपेरिमेंट ये हुआ है कि क्या हम प्रचार और प्रसार के तंत्र या मीडिया के तंत्र से पूरी दुनिया के दिमागों को काबिज कर सकते हैं या नहीं। और उसमें वे सफल हुए। उन्होंने पूरी दुनिया को डरा करके वो डरा पाए। हम कितना भी सरकारों को उनकी आलोचना कर रहे हैं, हमको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आज के दिन सरकारें जितनी ताकतवर दिखती हैं उतनी है नहीं। कोई और तंत्र है जो अदृश्य है, और वो अदृश्य तंत्र ही हमें चला रहा है, हमें और आपको, खास करके पढ़े लिखे लोगों को। कैसे चला रहा है? हमारे दिमागों में हमारी दृष्टि को भ्रमित करके। इस भूमिका के बाद मैं अपनी यात्रा आपके साथ साझा करता हूं, क्योंकि मैं भी इसी भ्रम का शिकार था और आज भी पूरी तरह मुक्त हो गया हूं, इसका दावा मैं नहीं कर सकता। मेरा बचपन एक ऐसे परिवार में गुजरा जहां समाजवादी विचारधारा का घनघोर बोलबाला था, घनघोर। डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश जी हमारे घर में जब भी कलकत्ता आते मेहमान होते थे, जब तक उन दोनों में दोस्ती टूट न गई। जब उन दोनों की दोस्ती टूट गई, उसके बाद डॉक्टर लोहिया हमारे घर के मेहमान हो गए और जयप्रकाश जी मेरे नाना के घर के मेहमान हो गए। तो मेरा बचपन उस माहौल में गुजरा और कलकत्ते में गुजरा। कलकत्ता सबसे अपने आप को प्रगतिशील, लेफ्ट आइडियोलॉजी वाला शहर, अगर कहीं पूरे देश में एक शहर का नाम लिया जाए तो शायद वो कलकत्ते का नाम होगा। उस जगह और उस घर में मेरा बचपन गुजरा। उसमें बचपन से ये घुट्टी मिली कि साइंस बहुत ऊंची चीज है और बाकी जितने भी विषय होते हैं वो कमतर हैं। कोई ने कहा नहीं, ये अपने आप समझ में आया, किसी ने कहा नहीं। और इस चक्कर में
मैं साइंस का स्टूडेंट बन गया। और दूसरी बात जो घर में मिली, वो भी किसी ने कहा नहीं, पर ये अनजाने मेरे अंदर आ गया कि ये धर्म, आध्यात्म, खास करके हिंदू धर्म, ये तो रद्दी की टोकरी में डालने वाली चीजें हैं। ये तो हमें पीछे धकेलती है। हमको तो प्रगतिशील होना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना है। तो मैं साइंस पढ़ा, मैंने इंजीनियरिंग की, और उसके बाद कई साल काम करने के बाद मेरे को ये समझ में आया कि मेरा जो स्वभाव है वो न व्यापार की दुनिया से मेल खाता है और न ही उद्योग की दुनिया से मेल खाता है। तो मैंने वहाँ से अपना रास्ता बदल दिया और मैं इस तलाश में कि कुछ और करेंगे और कुछ और तरह की चीज़ें तलाश करेंगे, उसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, पर सिर्फ इतना सा कहूँगा कि मैं एक साधना पद्धति विपश्यना से प्रभावित हुआ और उससे प्रभावित होने की वजह से ये निर्णय लिया कि इस साधना की गहराइयों में जाऊंगा और बुद्धिज़्म को, बुद्धिस्ट फिलॉसफी को ठीक से पढ़ूंगा। साथ साथ एक बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, फ्रॉइड की तरह उनका नाम है कार्ल युंग। तो ये भी मन में आया कि युंग को भी साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय मुझे कुछ बातें युंग की बुद्धिज़्म से बैठती हुई दिखाई दी, आज भी दिखाई देती है। तो ये निर्णय लेके मैं एकांत में चला गया और वहाँ पे इत्तेफाकी कहूँगा, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के ये काम नहीं किया। हुआ यूं कि मैं गांव में जाने लगा एक जिज्ञासावश कि पहाड़ के गांव कैसे होते हैं, वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा होता है, वहाँ का जनजीवन कैसा होता है। क्योंकि बचपन से जो जिस तरह की मुझे संस्कार मिले थे, उसमें एक राजनीति का कीड़ा अंदर घुस गया था। तो वो कीड़े की वजह से समाज को देखने की एक जिज्ञासा थी, इसलिए मैं गांव में चला जाता था। 10 बार 5 बार जाने के बाद गांव के लोगों ने पहचान लिया और पैंट कमीज पहनने वाला आदमी को देखकर उनको लगा ये पढ़ा लिखा जरूर होगा, क्योंकि हमारे देश में शक्ल सूरत और लिबास देख के और आप कौन से विचार रखते हैं, इसको देख के बहुत तरह के अनुमान लगाते हैं लोग आपके बारे में। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि मैं पढ़ा लिखा होऊंगा, और मैं भी अपने आप को पढ़ा लिखा मानता था। तो उन्होंने कहा हमारे गांव में स्कूल नहीं है, आप अगर बच्चों को पढ़ा दें तो बड़ी कृपा होगी। तो ये यहां से मेरी एक नया जन्म शुरू हुआ। क्यों नया जन्म बोल रहा हूं मैं, वो अभी बताता हूं। तो हमने वो एक तथाकथित स्कूल खोला, अनौपचारिक, और 3-4 महीने के बाद हमको जब हमारी थोड़ी मित्रता होने लगी गांव के लोगों के साथ, खास करके वहाँ की बुजुर्ग महिलाओं के साथ, तो वो थोड़ी खुल गई। और जब वो खुल गई तो उन्होंने हमको कई तरह की बातें कहनी शुरू की। वो पूरी सब बातें मैं नहीं कर पाऊंगा, परंतु उसका एक जायका आपको देता हूं। उन्होंने कहा कि ये शिक्षा जो है वो हमको बर्बाद कर रही है, वो हमारे बच्चों को न घर का रखती है न घाट का। अब ये बात मेरे जैसे आदमी को समझ ही ना आए। मैं तो अपने को पढ़ा लिखा मानता था, बहुत होशियार मानता था, और ये कह रही है कि ये शिक्षा हमको बर्बाद कर रही है। और ये भी ऊपर से, क्योंकि उन्हीं के कहने पे मैंने वो स्कूल शुरू किया था, परंतु वो मेरे स्कूल की ही बात नहीं कर रहे थे, वो पूरी शिक्षा व्यवस्था की बात कर रही थी। ये बहुत, मैं इसके लिए भगवान को, ईश्वर को, जो भी आप नाम देना चाहें, क्योंकि इसमें मैं अपने को श्रेय नहीं दे सकता, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं कि उनकी कृपा से मुझे ये वाक्य कि ये शिक्षा हमको बर्बाद कर रही है, न घर का रखती है न घाट का,
इसका असर मेरे पे हुआ। ये बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोगों ने सुना होगा, और हो सकता है इसके पहले मैंने भी सुना हो, पर उस दिन इस बात ने मुझे, उसका असर मेरे पे हुआ। हम एक ही बात सुनते हैं, एक ही किताब पढ़ते हैं, 16 साल की उम्र में, 17, 18, 20 साल की उम्र में, ये अपना अनुभव बता रहा हूँ, और उसका एक प्रकार का असर होता है या कुछ असर नहीं होता। और फिर आप 40, 45, 50 साल की उम्र में उसी किताब को उठाते हैं और आपको बहुत कुछ दिख जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि एक ही शब्द, एक ही वाक्य, एक ही लेक्चर आप सुनते हैं, उसका जो असर होता है जरूरी नहीं है कि आपने पूरी बात समझ ली। तो वो जो महिलाओं ने कहा कि ये शिक्षा हमको बर्बाद कर रही है, ना घर का रखती है ना घाट का, इसका असर मेरे पे हुआ, उसका श्रेय मैं नहीं ले सकता, हुआ। पर सबसे जो मेरा जीवन का मंत्र जैसा बन गया, उसी महिला ने कुछ दिन बाद एक बात और कही, और वो मेरे जीवन का मंत्र है। उसने कहा कि भाई साहब, आप बच्चों को होना सिखाओ, दिखना दिखाना मत सिखाओ। गौर करिएगा, होना सिखाओ, दिखना दिखाना मत सिखाओ। और मैं इसी बात को केंद्र में रखते हुए आज जितना समय मेरे पास है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये लगता है इस छोटी सी बात को अगर हम पकड़ लें तो हम ये जो फरेब चल रहा है अलग अलग तरह से, और ये सिर्फ भारत में नहीं चल रहा है, ये पूरी दुनिया में चल रहा है, ये फरेब को कम से कम हम पहचान पाएंगे। पहली बात होगी कि हम पहचान पाएंगे। दूसरी बात होगी कि मैं अपने स्तर पे इससे कुछ अलग तो हट जाऊंगा, अपने स्तर पे। और तीसरी बात यह होगी कि अगर ये बात आपको पच जाएगी तो आप इसको, जो तैयार होगा इसके लिए, उससे बात कर पाएंगे। सबसे सिर नहीं फोड़ने की जरूरत है, पर जो तैयार होगा उससे आप बात कर पाएंगे। तो मैं इसी बात को केंद्र में रख के आपसे बात कर रहा हूं कि भाई होना सिखाओ, दिखना दिखाना मत सिखाओ। तो एक तरफ होना और एक तरफ दिखना दिखाना। अब ये क्या मतलब है इसका? होना को अंग्रेजी में आप कहेंगे बीइंग, और दिखना दिखाने को आप कहेंगे अपीयरिंग। जैसे आप दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैनिफेस्टेड है। तो ये जो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है, जो दिखाई देने वाली दुनिया है, आज का पूरा पश्चिमी आधुनिकता, जिसकी बात महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में की और लोगों ने भी की है, वो पश्चिमी आधुनिकता, मेरा ये आपके सामने प्रस्ताव है कि इसको ठीक से देखें और ये पहचानने की चेष्टा करें कि पूरी की पूरी पश्चिमी आधुनिकता दिखने दिखाने पे टिकी है, होने पे नहीं टिकी है। और यही सबसे बड़ा फरेब चल रहा है। इसको खोलने का मैं प्रयास करता हूं। पश्चिमी आधुनिकता है क्या? देखिए, जैसे भी हम हैं मनुष्य के तौर पे, हम में और पशु में फर्क तो है। पशु की अपनी जगह है, हमारी अपनी जगह है, फर्क है। लेकिन छोटा सा फर्क बताता हूं बहुत साधारण तरीके से, कि मुझे भूख लगी है, आप मुझे फेंक कर रोटी दो, शायद मैं नहीं खाऊं। भूख लगी है तो भी मैं ना खाऊं। आपने अगर अपमान से, बिना सम्मान के मुझे वो रोटी दी तो शायद मैं ना खाऊं। परंतु एक कुत्ते को या एक गाय को या किसी भी जानवर को, ये मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूं, उनको भी भूख लगी है और आप एक रोटी फेंक दें, वो खा लेंगे। आप नहीं खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। ये फर्क बड़ा फर्क है। और इस तरह के फर्क को पहचान करके हमको कुछ कुछ मनुष्य की समझ बनती है। तो ये जो मनुष्य है उसकी एक डिजाइन है, इंट्रिंसिक डिजाइन है, यानी
वो आप में पैदाइश है, वो आपके डीएनए में है, वो आपका जेनेटिक कोड है, ऐसा मान लीजिए। उसमें क्या है, उसमें आपको कुछ कुछ ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो पूरी दुनिया के सारे मनुष्यों में एक जैसी पाई जाती है। हम सबके नाक अलग हैं, आंख अलग है, हाथ अलग है, फिंगरप्रिंट अलग है, सब कुछ अलग है। हमारी चाहना अलग अलग है। मुझे मीठा पसंद है, आपको खट्टा पसंद है। मुझे लाल पसंद है, आपको नीला पसंद है। इसमें हम सब अलग अलग हैं, लेकिन कुछ ऐसी बुनियादी बातें हैं जिनमें हम एक जैसे हैं। उन एक जैसे में एक ये है, बहुत सारे हैं, मैं सब में नहीं जाऊंगा। उन एक जैसे में दो चीज़ों तीन चीज़ों पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। उन एक दो चीज़ों में यह है कि सब आदमी अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं। मैं कौन हूं भाई, मैं कैसा हूं, अपनी आत्म छवि। दूसरा, हर आदमी चाहता है कि मैं सफल हूं। ये हमारी बुनियादी, चाहे आप इसमें सफल हों चाहे विफल हों, कैसा भी हो, पर ये चाहना के रूप में आप में है, सब में है। इसमें हम सब एक जैसे हैं। अब हो क्या गया कि इस पश्चिमी आधुनिकता ने एक कमाल कर दिया। कमाल ये कर दिया कि ये पूरी सक्सेस का मापदंड और अपना मूल्यांकन, ये दोनों जुड़े हुए हैं। ये अपना मूल्यांकन और सक्सेस का मापदंड के पैरामीटर्स, जिन चीज़ों पे, जिस आधार पे आप इनको जांचेंगे कि मैं सफल हूं या ना हूं, या मैं कैसा हूं, इसके जो प्रतिमान है वो उन्होंने दिखने दिखाने वाली दुनिया में स्थापित कर दिया। होने वाली दुनिया से निकालकर दिखने दिखाने वाली दुनिया में। तो भाई आप कितने पढ़े हैं? आप पीएचडी हैं, मैं तो सिर्फ बीए हूं। तो मेरा मूल्यांकन हो गया, मैं आपसे कमतर हूं होशियारी में, आप मेरे से ज़्यादा होशियार, ये मैंने मान लिया। या उल्टा है तो वैसे मान लिया, मैं पीएचडी हूं, आप बीए हैं, तो मैंने मान लिया मैं बहुत फन्ने खान हूं, आप मेरे से कम हैं। तो चाहे वो डिग्री हो, चाहे कौन से कॉलेज में आप गए, कौन सी नौकरी आप कर रहे हैं, कितने पैसे आपके पास हैं, गाड़ी घोड़ा वगैरह वगैरह सब, इसमें मुख्य बात क्या है, ये पैमाने दिखने वाले पैमाने, वो ये अलग अलग समय में बदलते रहते हैं। आज से 70 साल पहले पैमाने के आधार कुछ और होंगे, आज पैमाने के आधार कुछ और हो गए। हो सकता है 100 साल पहले आप जब लिबास को देखा जाए तो ये देखा जाए आपने कितनी महीन धोती या कितनी महीन लुंगी पहनी है। आज हो गया धोती लुंगी अगर आपने पहनी है तो पहले ही मूल्यांकन हो गया आपका। पैंट पहनना जरूरी है। दिल्ली जैसे शहर में अगर आप पैंट या पजामा पहन के न चले तो जरा मुश्किल होती है, हमको कहीं अटपटा सा लगने लगता है कि नहीं? आप खुद सोच के देखिए, ये जो अटपटा सा लगने लगता है ये कहां से आता है? कोई कुछ बोलता नहीं है, पर आपको खुद ही कहीं से ये महसूस होने लगता है कि मैं यहां फिट नहीं कर रहा हूं। ये बात सिर्फ धोती की नहीं है, ये बात भाषा की है, ये बात बहुत सारी चीजों को लेके है, लेकिन आज ये बात विचारों को लेके भी हो गई है। मैं फिर से एम्फसाइज कर रहा हूं, ये सिर्फ कपड़े लत्ते तक नहीं सीमित रह गई, भाषा तक नहीं सीमित रह गई, अंग्रेजी भाषा तक नहीं सीमित रह गई, ये अब विचारों में भी फैशन हो गया है। अभी तक तो कपड़े लत्ते तक फैशन था, या अटपटा लगना, फैशन होना, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन अब विचारों का फैशन हो गया है। तो आप एक तरह के विचार अगर रखते हैं और दूसरे आपको मानते हैं कि आप उस तरह के विचार रखते हैं तो फिर तो ठीक है, वरना आप कुछ गड़बड़ है। आपको खुद लगने लगेगा कि मैं कहीं गड़बड़ हो गया हूं। ये मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे कह रहा हूं,
पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात पे नहीं कह रहा हूं। ये जो है, ये कहां से इसके स्रोत है इस तरह की बातों का, उसको मैं पश्चिमी आधुनिकता में देखता हूं कि वहां से ये शुरू हुआ है कि आदमी के दिमाग को कैसे मैनिपुलेट किया जाए। अभी तक तो आदमी को मैनिपुलेट किया जाता था डंडे के जोर पे, डर दिखा के, अभी भी डर दिखा के, कोरोना वाला भी उदाहरण है, लेकिन ये डर डंडे वाला डर नहीं, ये डर आपके दिमाग में बैठा दिया गया।